Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. In this video lecture, we will learn about the force, basic concept of force, example and laws of motion. Let's start this video. आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो व्हाट इज फोर्स? आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसे ही खूब सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिन एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है या ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है. आइदर ऑब्जेक्ट कैन अप्लाई फोर्स और वी कैन अप्लाई द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, in this diagram, a person is trying to push this block. तो पर्सन को ब्लॉक को पुश करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? फोर्स. तो फिर फोर्स क्या है? फॉर दिस पर्सन फोर्स इज अ एफर्ट. तो इस पर्सन के लिए फोर्स क्या है? एक एफर्ट है जो कि ये किस फॉर्म में कर रहा है? पुश फॉर्म में. जैसे ये इस ऑब्जेक्ट को पुश करेगा, ये एफर्ट है इसका, और ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा. ये इस पर्सन के लिए है फोर्स. लाइक दिस, जैसे ये फोर्स अप्लाई करता है, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, ये ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो इस पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है, वो जो एफर्ट अप्लाई किया है पुश की फॉर्म में, वो इसके लिए फोर्स है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट इसी तरीके से, यहां पर एक सेकंड पर्सन एक इंक्लाइंड प्लेन पर, ये जो प्लेन है ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर बॉक्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो यहां पर भी पर्सन क्या कर रहा है? इस पर एक पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक एफर्ट अप्लाई कर रहा है जो कि पुश की फॉर्म में है. तो जैसे ये इसको पुश करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड कर रहा है, यानी मूव कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन. यहां ये भी एक टाइप का फोर्स है. तो आपने एग्जाम्पल्स दो देखे और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन पुश करते हैं तो वो एक फोर्स है. तो फोर्स इज अ एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश. क्या ओनली पुश करने से ही फोर्स अप्लाई होता है या इसका दूसरा कोई भी फॉर्म पॉसिबल है? तो सेकंड इसका फॉर्म देख लेते हैं. ये भी इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट इसका फोर्स बाकी जो तीनों एग्जाम्पल्स थे उनसे डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? देखिए, ये इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ खींच रहा है, दैट इज पुलिंग. बाकी तीन एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट पुश हो रहा था, पर्सन उसको पुश कर रहा था. अब ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है. तो पुलिंग और पुशिंग ये दोनों एफर्ट हैं और इन दोनों एफर्ट को अपन फोर्स बोलते हैं. तो फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज अ एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल, दैट इज कॉल्ड फोर्स. और वो फोर्स का अपना मोटिव क्या है? वो मोटिव है टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम पुश और पुल की फॉर्म में फोर्स अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इसके और एग्जांपल्स हैं, अपन उससे और इसको एक्सप्लेन करते हैं. अब देखिए, ये जैसे उस पर्सन ने टेबल को पुल किया, वैसे यहाँ पर एक कार्ट है और कार्ट में एक चाइल्ड है, उसको इस लेफ्ट डायरेक्शन में हम पुल करेंगे. तो ये जो पुल करने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद, इस टाइप की स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद हमको इस डायरेक्शन में इसको क्या करना है? पुल करना है. तो जैसे ही हम पुल करेंगे, ये पर्सन जो ये चाइल्ड इस कार्ट में है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. तो ये भी क्या है? एक एफर्ट है. ये एफर्ट भी फोर्स है. क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्पल है फोर्स के. आपने टग ऑफ वॉर खेला होगा. टग ऑफ वॉर में एक पर्सन, यहां पर लेफ्ट साइड में एक पर्सन है और राइट में 3 पर्सन. तो लेफ्ट में अगर एक चाइल्ड है और राइट में 3 चाइल्ड है, तो इस केस में क्या होगा कि ऑब्वियस है कि राइट साइड के अंदर ये जो वॉर है, ये जो गेम है या ये जो थ्रेड है, वो राइट साइड में ये 3 पर्सन इसको या 3 चाइल्ड पुल करेंगे. क्यों 3 पुल करेंगे? क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है? ज्यादा है, और उस डायरेक्शन में फोर्स क्या है? कम है. क्योंकि एक ही पर्सन, अगर हम सबका इक्वल फोर्स कंसीडर करें, ये जो चारों चाइल्ड है इनका फोर्स इक्वल है, तो इस साइड में 3 है और उसमें 1 है. तो इसलिए
इनका फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इधर 100 न्यूटन है और उधर 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट या ये जो वॉर है ये कौन जीतेगा? ये 3 पर्सन या 3 चाइल्ड जीतेंगे। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर, ये जो रोप है, इस रोप पर इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन में फोर्स हाई है और दूसरे में लो है। तो फोर्स जब दोनों डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स की वैल्यू दोनों तरफ डिफरेंट है, तो हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आपका फोर्स का एक टाइप हो गया, एक ऐसा फोर्स जिसमें बैलेंस्ड नहीं है, यानी एक तरफ फोर्स ज्यादा है और दूसरी तरफ फोर्स कम है। तो ऑब्वियस है कि इस डायरेक्शन में ये इस पर्सन को पुल कर लेंगे, ये तीनों चाइल्ड, तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर मैं यहां से इस सेकंड वाले चाइल्ड को भी इधर दे दूं तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो क्या ये रोप लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में जाएगी? नहीं, ये रोप यहीं सेंटर में रहेगी। क्यों? क्योंकि अब जो फोर्स है दोनों पर वो कैसा हो गया है? बैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें भी उस साइड में भी 3 पर्सन है और इधर भी 3 पर्सन है, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये बैलेंस्ड फोर्स है, इसमें रोप लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगी। पिछले वाला जो एग्जांपल था वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स का था, अब आपके पास एग्जांपल है एक बैलेंस्ड फोर्स का। तो ओवरऑल इतने एग्जांपल देखने के बाद हम देखते हैं कि फोर्स क्या है। इट इज एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम उस पर जो एफर्ट लगाते हैं वो 2 फॉर्म में हो सकता है, पुश फॉर्म में हो सकता है और पुल फॉर्म में हो सकता है, उसको अपन फोर्स बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फोर्स क्या है और फोर्स कैसे अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पर, और बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब इस फोर्स को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए गैलीलियो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स से रिलेटेड कुछ स्टडी की और उसके बिहाफ पर उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और कुछ बेटर रिजल्ट निकाले फर्दर इस फील्ड में। तो अब वो स्टडी क्या है, लेट्स सी। वी हैव 2 इंक्लाइंड प्लेन्स कनेक्टेड विद ईच अदर। हमारे पास 2 इंक्लाइंड प्लेन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ग्राउंड पर। फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन पर हम एक इलास्टिक बॉल को या किसी भी टाइप की बॉल को इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं। यहां से हमने इसको होल्ड करके रखा है यहाँ पर। अब जैसे ही हम बॉल को यहां से रिलीज करेंगे, कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन है और जो सेकंड इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों की हाइट और दोनों की लेंथ इक्वल है। तो जैसे ही हम यहां से बॉल को रिलीज करेंगे, ये बॉल यहां से मूव करते हुए सामने की तरफ इक्वल हाइट तक जाएगी। जहां से हमने रिलीज किया वो हाइट और सामने वाली हाइट इक्वल है, तो बॉल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए ये कैसे हो रहा है, इस तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करते हो, रिलीज करते ही ऑब्जेक्ट पर, इस बॉल पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। अर्थ की ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में पुल करती है, पुश नहीं कर सकती। इट्स ओनली अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। तो ये अपनी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुल करती है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को पुल करती है उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है उस डायरेक्शन के अंदर पुल हो जाता है। और जैसे ही उस डायरेक्शन में पुल होता है ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाता है। बट ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी एक्वायर करके आया है और उसको सडनली स्टॉप नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद उसकी वेलोसिटी को रोकने के लिए आपको एक्सटर्नल एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, और वो एक्सटर्नल एफर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो सेकंड आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है सेकंड वाला, ये आपको वो एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? कि इस प्लेन पर जैसे ही बॉल ऊपर की तरफ मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब फिर से उसको ग्रेविटी जो है वो क्या चाहती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ऑलवेज वांट्स टू पुल ऑब्जेक्ट।
तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करना चाहती है, इसीलिए ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए अपनी स्पीड को स्लो करती है और एक पॉइंट पर जाकर रुक जाती है। वहां से ये बॉल वापस नीचे आएगी और फिर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी। ये इस टाइप का जो मोशन होता है एक पैराबोलिक पाथ में, इसको एक पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। इसको गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि अगर इक्वल हाइट है दोनों इंक्लाइंड प्लेन की, तो बॉल जहां से रिलीज हुई है सेम इक्वल हाइट कवर करेगी, सामने तक कवर करेगी। इट मींस यहां से जैसी बॉल रिलीज हो रही थी इस पॉइंट से, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन, किस तरफ, इस तरफ, और बॉल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो वो बॉल को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए बॉल की स्पीड फास्ट हो रही थी। जैसे ही वो इस डायरेक्शन में बॉल ऊपर गई, अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट लग रहा है, बॉल इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, ये बॉल को ऊपर जाने से काउंटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो काउंटर कर रहा है और काउंटर कर रहा है, तो इसकी स्पीड यहाँ पर जाकर धीरे धीरे स्लो होती है और एक पॉइंट पर जाकर ये बॉल रुकती है और उसके बाद वापस ग्रेविटेशनल इसको नीचे की तरफ पुल करता है और ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। क्लियर? तो गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट से ये एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट से चेंज करने के लिए, ये ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर है, ये रेस्ट में, इसको यहां से आपने रिलीज कर दिया, मैंने इसको होल्ड किया हुआ था, अब मैंने इसको यहां से रिलीज किया, तो रिलीज करते ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगा ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको स्टॉप करने के लिए आपको वापस एक सरफेस के कारण फोर्स एक्ट करना पड़ा और इसको स्टॉप भी किसने किया, वापस ग्रेविटी ने। तो इसको सपोर्ट भी किया था ग्रेविटी ने और इसको स्टॉप भी किया ग्रेविटी ने। इस एग्जांपल से आपको यह समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट पर जब तक आप काउंटर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। जैसे कि आपके पास ये सेकंड इंक्लाइंड प्लेन है, इस सेकंड इंक्लाइंड प्लेन पर आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ये रिलीज हुआ ऑब्जेक्ट और यहां से ये नीचे की तरफ रोल करते हुए यहां तक पहुंचा। अब ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल पाथ पर है, तो ये रोल करता हुआ ही आगे निकल जाएगा। कब तक? जब तक इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आप कोई काउंटर फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाओगे। जब तक नहीं लगाओगे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। इस तरीके से रोल करते हुए आई और अब ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि इसको कोई काउंटर फोर्स नहीं मिल रहा है। ठीक ऐसा ही होता है जब आप व्हीकल लेके रोड पर या हाईवे पर मूव करते हो, तो रोड पर या हाईवे पर व्हीकल से मूव करने पर व्हीकल के टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो रबिंग होती है, उसके कारण ब्रेक अप्लाई होता है और आपका व्हीकल रुकता है। अगर वो ब्रेक और रबिंग नहीं हो, अगर उसके बीच में कोई लुब्रिकेंट या ऑयल डाल देते हैं या उसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं, उस केस में ब्रेक्स लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट? व्हीकल मूव करता ही रहता है या स्किड करता है। तो ये डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वहां पर फ्रिक्शन है या रबिंग है जो व्हीकल को स्टॉप करता है। इस केस में वो स्टॉप नहीं कर रहा है कोई भी फोर्स, इसलिए कंटिन्यूअसली मूव होगा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन फिर न्यूटन ने इसकी स्टडी की और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन उसने अपने 3 लॉज की हेल्प से एक्सप्लेन किया। वो न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन, वो तीनों यूनिवर्सल लॉज है और उसके बाद फिजिक्स के काफी सारे प्रिंसिपल और लॉज उस पर बेस्ड है। तो अब वो लॉज क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें सबसे जो फर्स्ट लॉ है, वो फर्स्ट लॉ है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट। न्यूटन ने गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट है उसकी हेल्प से ये स्टडी की और उसके बाद उसने कंक्लूजन या ये लॉ दिए। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है अपनी स्टेट में तो वो उसी में रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक आप उसे उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, तो जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक स्टोन है, वो किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है,
उस स्टोन पर जब तक आप उसको वहां से लिफ्ट नहीं करोगे, उसको कैरी नहीं करोगे, वो उसी पर रहेगा। तो ये कौन सी है? ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक व्हीकल मूव कर रहा है रोड पर, उसको आप ब्रेक्स नहीं लगाओगे तब तक वो नहीं रुकेगा। अब आपके माइंड में आता होगा कि हम ब्रेक नहीं लगाएं तो भी कुछ डिस्टेंस पर जाकर वो रुक जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि व्हीकल के टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, रबिंग होती है, इसके कारण वो रुक जाता है। अगर वो रबिंग नहीं हो, अगर वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो, तो व्हीकल कभी नहीं रुकेगा और वो मूव करता रहेगा। तो लाइफ को अर्थ पे पॉसिबल करने के लिए फ्रिक्शन या रबिंग जो है वो हर स्टेट, हर कंडीशन में होता है, और उसके बिना हमारा मूवमेंट या हमारा मोशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट फोर्स हर ऑब्जेक्ट पर लगता है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो वो मूव करता ही रहेगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे या उसको मजबूर नहीं करोगे, उसको कंपेल्ड नहीं करोगे अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। तो ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए हमेशा रेजिस्ट करते हैं। यानी आपने स्टोन जो रखा हुआ है उसको वहां से मूव करना है तो आपको उस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप उसके ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा और मूव नहीं होगा। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई करोगे तब वो मूव करेगा। तो इन a qualitative way, the tendency of undistributed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. तो न्यूटन ने इस प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मूविंग पोजीशन में तो मूव करना चाहता है। फिर से बता रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहता है। ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये जो उसकी टेंडेंसी है, इसको उसने इनर्शिया कहा। तो इसलिए इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट until and unless an external force is not applied on it. Clear? This is why the first law of motion is also called as the law of inertia. तो ये inertia पर बेस्ड है, इसलिए हम जो ये फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग it want to keep moving with the same velocity until and unless an external force is not applied on it. This is called inertia and it is called a laws of first law of motion. Clear है? अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में क्या है कि आपके पास दो व्हीकल है, यहाँ पर एक बस है। ये बस जैसे ही मूव करती है, इसका ड्राइवर जैसे ही सिग्नल पर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करने से इसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऐसे झुक जाते हैं। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप स्कूल बस में घर जाते हो। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि फोर्स अप्लाई करने से व्हीकल कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और उसको रोकने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए, और ब्रेक अप्लाई करने से जो बस है या जो व्हीकल है वो तो रुक गया क्योंकि वो एक सॉलिड और कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं या जो चिल्ड्रन हैं वो उसके साथ नहीं रुक पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी उसके साथ कंप्लीटली अटैच्ड नहीं है, वो एक फ्री बॉडी है उसके अंदर। आप जब सीट पे बैठे हो तो आपका जो लोअर पोर्शन है वो सीट के साथ अटैच्ड है, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो सीट के साथ अटैच्ड नहीं है, तो उस केस में वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ये इस तरीके से जब बस मूव करेगी और सडनली ब्रेक अप्लाई होंगे तो इसके सारे पैसेंजर्स, इसके सारे चिल्ड्रन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर झुक जाएंगे। ये एग्जाम्पल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, if it is moving
it tends to keep moving. This property of an object is called inertia. देखो मैंने आपको वापस बता दिया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहता है। ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, इसको इनर्शिया बोलते हैं। तो इसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है, आपके पास एक फुटबॉल है और एक स्टोन है। फुटबॉल और स्टोन दोनों की साइज आपको अप्रोक्स इक्वल दिख रही है। फुटबॉल को किक मारोगे तो ये फुटबॉल उछलती हुई मूव करेगी, लेकिन क्या उसी स्पीड से जब आप इस स्टोन को किक करोगे तो ये उस फुटबॉल की तरह मूव करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कुछ डिफरेंस है। इन दोनों के अंदर, इन दोनों का शेप एक जैसा हो सकता है, इनका साइज एक जैसा हो सकता है, लेकिन कुछ डिफरेंस इसके अंदर है। वो डिफरेंस क्या है? वो इनका है इनर्शिया। इसका इनर्शिया डिफरेंट है, इसका इनर्शिया डिफरेंट है। ये रेस्ट में है, इसको मूव करवाने के लिए आपको डिफरेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और इसको मूव करवाने के लिए अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफरेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? इसको मेजर करने के लिए हमने इनर्शिया को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको मेजर करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की, एंड दैट इज मास। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट का मास हम कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये शेप इन दोनों का और साइज तो एक जैसी दिख रही है, लेकिन ऑब्वियस है कि फुटबॉल जो है वो लाइट वेट है और ये हैवी है। तो जब आप इसका मास कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा कि ये जो स्टोन है वो 10 किलोग्राम का है, और फुटबॉल जो है वो 1 किलोग्राम की है। फुटबॉल जो है वो 1 किलोग्राम की है। तो फिर ये जो 10 किलोग्राम का है और ये 1 किलोग्राम का है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट और 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट इक्वल फोर्स में मूव नहीं करेंगे। तो इनके लिए आपने फोर्स डिफरेंट किया। तो ये कैलकुलेशन और ये ऑब्जर्वेशन के लिए हमने इनर्शिया का मेजरमेंट स्टार्ट किया, एंड दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड मास। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज मास, तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना है, वो इनर्शिया कम है या हाई है, वो कैसे पता चलेगा? उसके मास से, यानी उसके मेजरमेंट से। वो मेजरमेंट मास है। क्लियर?